नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों की कुल 58 सीटों के लिए मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है। मतदाता किस दल के किस नेता को वोट देंगे, इसे लेकर मन बना रहे हैं और नेताओं की तरफ से भी कई तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, गलियों में पर्चे बांटे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यूपी चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर बड़ी पड़ताल की है। आज इसी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप पहले चरण के उम्मीदवारों के बैकग्राउंड को देखकर ये तय कर सके कि आप किस तरह के नेता को चुनना चाहते हैं, कैसे नेता को विधानसभा में भेजना चाहते हैं। एडीआर ने यूपी में पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 623 उम्मीदवारों में से 615 उम्मीदवारों द्वारा घोषित वित्तीय, आपराधिक, शैक्षिक, लैंगिक एवं अन्य डिटेल्स के आधार पर विश्लेषण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि आखिर ये एडीआर क्या है। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नई दिल्ली स्थित एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है, जिसको 1999 में आईआईएम के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर बनाया था। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर अपने उद्देश्य के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा है कि एडीआर का लक्ष्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर काम करके शासन में सुधार करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। साथ ही एडीआर राजनीतिक प्रणाली के निम्न क्षेत्रों में अपने प्रयासों को केंद्रित करता है, जैसे कि राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित जानकारी को अधिक से अधिक प्रसार करना, जिससे मतदाताओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध हो और इस जानकारी से मतदाता का सशक्तिकरण हो सके, राजनीतिक दलों की अधिक से अधिक जवाबदेही और पार्टियों के अंदर के लोकतंत्र और पार्टी के कामकाज में पारदर्शिता लाना। अब बात करते हैं एडीआर की रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूह एडीआर ने तैयार किया है। साथ ही इस रिपोर्ट में दी गई संपूर्ण जानकारी को एडीआर द्वारा भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है। इस रिपोर्ट में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 623 में से 615 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है, जो पहले चरण के 58 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। पहले चरण में 156 यानी कि 25% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। 121 यानी कि 20% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 280 यानी कि 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं और सभी उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 3.72 करोड़ रुपए है। अब बात अगर इन उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की करें, तो एक बात तो साफ है कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने के दावों के बीच सभी सियासी दलों ने आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को खूब गले लगाया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 615 उम्मीदवारों में से 156 यानी कि 25% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं दूसरी तरफ 121 यानी कि 20% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले भी घोषित किए हैं। उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों को अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें, तो सबसे अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। सपा के 28 में से 21 यानी कि 75% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं आरएलडी के 29 में से 17 यानी कि 59% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 57 में से 29 यानी कि 51% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, तो वहीं कांग्रेस के 58 में से 21 यानी कि 36% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए। बसपा के 56 में से 19 यानी कि 34% उम्मीदवारों ने, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 52 में से 8 यानी कि 15% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। बात अगर उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामलों की करें, तो फिर से सपा ही शीर्ष पे है। समाजवादी पार्टी के 28 में से 17 यानी कि 61% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
वहीं आरएलडी के 29 में से 15 यानी कि 52% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 57 में से 22 यानी कि 39% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तो वहीं कांग्रेस के 58 में से 11 यानी कि 19%, वहीं बीएसपी के 56 में से 16 यानी कि 29% और आम आदमी पार्टी के 52 में से 5 यानी कि 10% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार कुल उम्मीदवारों में से 12 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इतना ही नहीं, इन 12 में से एक ने अपने ऊपर बलात्कार से संबंधित मामला भी घोषित किया है। साथ ही एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 में से 31 निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील हैं। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने में कोई कमी नहीं रखी है। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा, पर सभी दलों ने दागी नेताओं को टिकट देने का भरसक प्रयास किया है। इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को चिंताजनक बताते हुए एडीआर समूह ने टिप्पणी कर कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्होंने फिर से आपराधिक मामलों वाले लगभग 25% उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी प्रथा का पालन किया है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले सभी प्रमुख दलों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित करने वाले 15% से लेकर 75% उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि राजनीतिक दलों को चुनाव प्रणाली में सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारे लोकतंत्र में कानून तोड़ने वाले उम्मीदवार जीतने के बाद कानून बनाने वाले विधायक बन जाते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के बाद अब बात करते हैं इन उम्मीदवारों की वित्तीय पृष्ठभूमि की। एडीआर की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति के विवरण के अनुसार 5 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 104 यानी कि 17% है। वहीं 2 करोड़ से 5 करोड़ की संपत्ति वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 84 यानी कि 14% है। 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 163 यानी कि 27% है। वहीं 10 लाख से 50 लाख की संपत्ति वाले उम्मीदवार 143 यानी कि 23% हैं और 10 लाख से कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 121 यानी कि 20% है। रिपोर्ट के मुताबिक 615 उम्मीदवारों में से 280 यानी कि 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनाव में धन बल की भूमिका इसी बात से स्पष्ट होती है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर राजनीतिक दलों के अनुसार करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो आरएलडी के 29 में से 28 यानी कि 97% उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही बीजेपी के भी 57 में से 55 यानी कि इनके भी 97% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बसपा के 56 में से 50 यानी कि 89% उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो वहीं सपा के 28 में से 23 यानी कि 82% उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही कांग्रेस के 58 में से 32 यानी कि 55% उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के 52 में से 22 यानी कि 42% उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 3.75 करोड़ रुपए बताई गई है। अगर बात अधिकतम संपत्ति घोषित करने वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों की करें तो सबसे पहला नाम भाजपा के अमित अग्रवाल का आता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र मेरठ कैंट है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 148 करोड़ घोषित की है। इनके बाद बसपा के एसके शर्मा का नाम आता है जिनका निर्वाचन क्षेत्र मथुरा है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 112 करोड़ घोषित की है। और सूची में तीसरा नाम सपा के राहुल यादव का है जिनका निर्वाचन क्षेत्र सिकंदराबाद है और इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए घोषित की है। इसके उलट एडीआर की इस रिपोर्ट में 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति 0 घोषित की है। इनमें पहला नाम कैलाश कुमार का है जो बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र अतरौली है
और दूसरा नाम कुमारी प्रीति का है, जो राष्ट्रीय निर्माण पार्टी की नेत्री हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र मीरापुर है। तो वित्तीय पृष्ठभूमि के इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल न सिर्फ बाहुबल बल्कि धनबल के आधार पर भी करोड़पति नेताओं को टिकट देने में तत्पर रहते हैं। आपराधिक और वित्तीय पृष्ठभूमि के अलावा इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की अन्य पृष्ठभूमि की भी जानकारी दी गई है। अगर बात करें उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की, तो आपको ये जानकारी तो होगी ही कि भारत में विधायक या सांसद बनने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर ये नेतागण पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो जन कल्याण कर सकेंगे। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखकर एडीआर की इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 615 उम्मीदवारों में से 239 यानी कि 39% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की है, जबकि 304 यानी कि 49% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की है। 7 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक घोषित किया है। साथ ही 38 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और 15 उम्मीदवारों ने असाक्षर घोषित किया है। वहीं 12 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता घोषित ही नहीं की है। शैक्षिक योग्यता के बाद अगर बात करें उम्मीदवारों की आयु की, तो रिपोर्ट के अनुसार 214 यानी कि 35% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 328 यानी कि 49% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है। वहीं 73 यानी कि 12% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है। और अंत में अगर महिला प्रतिनिधित्व की बात करें, तो रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में मात्र 74 यानी कि 12% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कुल 615 उम्मीदवारों में से 541 पुरुष उम्मीदवार पहले चरण का चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार लड़की हूं लड़ सकती हूं का चुनावी नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक 16 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके बाद भाजपा ने अपने 57 उम्मीदवारों में से 7 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो वहीं बसपा ने 4, आम आदमी पार्टी ने 7, आरएलडी ने 2 और सपा ने भी मात्र 2 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो अंत में यही कहना है कि एडीआर समूह ने तो पहले चरण के उम्मीदवारों की विभिन्न पृष्ठभूमि के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दी है, लेकिन इन उम्मीदवारों की असली रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही तय करती है। तो हम आशा करते हैं कि पहले चरण में मतदान देने जा रहे वोटर्स इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और सोच समझकर अपना मत एक बेहतर उम्मीदवार को देंगे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।